Hello everyone, I Namit Kumari welcome you all on my channel Commerce Hurricanes। जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इवन आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं, आरबीआई किस तरीके से एनडीटीएल को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या होता है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के टूल्स होते हैं जिनसे कि आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को वो उनसे ले लेता है, और अगर उनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो उनको वो पैसा प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे होता है हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के टूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा क्वालिटेटिव टूल्स। देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब होता है ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक ही तरीके से अफेक्ट करते हैं। यानी इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी पर वो टूल्स सही तरीके से और एक ही तरीके से लागू किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये ऐसे टूल्स होते हैं जो सिर्फ कुछ ही बैंक्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब ये टूल्स सभी बैंक्स को एक साथ अफेक्ट नहीं करते, किसी किसी बैंक में ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है इनमें। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो है बैंक रेट। बैंक रेट जो है ये आजकल थोड़ा पॉपुलर नहीं है, थोड़ा कम पॉपुलर हो चुका है, बट आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स, अगर हमें पैसा चाहिए या कोई भी काम करना है तो हम कमर्शियल बैंक में जाते हैं, ठीक है। और इन सब का जो हेड होता है उसे हम आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि हर बैंक अपने एनडीटीएल में से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है पहले वो देख कर आए तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि हर बैंक अपना एक एनडीटीएल रखता है और उसमें से कुछ पैसा वो आरबीआई में डिपॉजिट कराता है। अब इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे बैंक्स हैं, सभी ने पैसा डिपॉजिट कराया होता है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि उस पैसे को लोन पे प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, मतलब एज अ लोन कमर्शियल बैंक को देने लग जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देने लगेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिस रेट पर, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लोन दे रहे हो उस चीज को हम बोलेंगे बैंक रेट। यानी कि सपोज करते हैं इसने इसको दिया हुआ है 1 लाख का लोन, ठीक है। तो इस 1 लाख के ऊपर सपोज करते हैं इसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, तो ये जो 10% है ये क्या है, उसका बैंक रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 10% बनता है 10,000। तो जो कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है 1 लाख का, जब भी ये इस लोन को वापस आरबीआई को पे करेगा तो ये क्या करेगा, 1 लाख ये देगा, साथ में 10,000 का इंटरेस्ट भी देगा, यानी कि 1,10,000 इसको वापस करना पड़ेगा। बात समझ आई। अब जो लोन कमर्शियल बैंक ने इससे लिया है वो किस लिए लिया है, आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लिया है। तो जो लोन यहां से लिया वो आगे किसको दे देगा, पब्लिक को, ठीक है ना। पब्लिक को या आपके एक फर्म्स को या आपकी कंपनीज को, किसी को भी वो एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए ये तो बैंक रेट का मतलब हुआ कि बैंक रेट है क्या, लेकिन हम सिर्फ मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ये कैसे मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे तो क्या होगा, चेक करें जरा। देखिए अगर मैं 1 लाख लोन जो ले रही थी उसको 10% की बजाय मैं 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने लगूं, यानी कि मैंने बैंक रेट को क्या किया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा 30,000। यानी कि आज जो लोन मैंने 1 लाख का लिया है, जब मैं आरबीआई को वापस करूंगी तो कितना दूंगी, 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 मुझे इसे पे करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज आपको महंगी मिलती है तो आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज महंगी मिल रही है तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो या कम क्वांटिटी खरीदते हो, ऑब्वियसली कम खरीदते हो ना। तो इसीलिए जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा,
आप क्या करोगे, अरे बाप रे 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया मुझे नहीं ऐसा लोन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लोन लेना कम कर दोगे, आप आरबीआई से लोन नहीं लोगे। जब आप लोन नहीं लोगे तो आपके पास भी पैसा कम आएगा, आपके पास पैसा कम आएगा तो आप आगे पब्लिक को भी पैसा कम दे पाओगे। अब पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंचा तो पब्लिक के पास पैसा ना होने की वजह से डिमांड नहीं हो पाएगी, डिमांड नहीं करेगी पब्लिक तो चीज़ों के रेट भी नहीं बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। बात समझ आई, क्लियर हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो चीज़ों की कीमत भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि महंगाई भी नहीं होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा बुक्स में लिखा होता है और वाइस वर्सा, तो इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। उल्टा करने का मतलब पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना पड़ रहा था, सपोज करते हैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है सिर्फ 2%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, कम कर दिया। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 2,000। यानी कि अगर मैं पहले जो 1 लाख रुपए लोन ले रही थी उस पर 10,000 दे रही थी, लेकिन अब मैं 1 लाख के लोन पे सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो यानी कि मुझे तो जो लोन है बहुत सस्ते दामों पे मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोन उठाऊंगी। मैं अगर आरबीआई से ज्यादा लोन उठाऊंगी यानी बैंक, तो बैंक आगे पब्लिक को भी ज्यादा लोन दे पाएगा क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा है, तो ये आगे पब्लिक को ज्यादा पैसा दे पाएगा। पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो पब्लिक डिमांड कर पाएगी, पब्लिक डिमांड करेगी तो चीजों की प्राइसेस क्या हैं, जो पहले कीमतें गिरती जा रही थी, क्यों गिर रही थी, क्योंकि डिमांड नहीं थी। लेकिन अब डिमांड होना स्टार्ट हो गई तो आप क्या करोगे, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट करोगे, यानी आप डिफ्लेशन को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिमांड अगर बढ़ेगी लोगों की तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस बढ़ने स्टार्ट होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस को बढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि गरीबी जब आ जाती है ना, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, पॉवर्टी हो जाती है, तो लोग चीज़ें नहीं खरीदते, पैसा ही नहीं होता लोगों के पास। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है, कम रेट पे, सस्ते दामों पे लोन देना शुरू करती है ताकि वो मार्केट में सामान को खरीद सके, डिमांड को इंक्रीज कर सके। तो आपने देखा दोनों कंडीशन कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए तो कैसे अफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है और डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है। बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर ओपनली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं ये कौन बेचता है, आरबीआई बेचता है। सपोज करते हैं आरबीआई के पास कोई गवर्नमेंट बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कमर्शियल बैंक को वो वाला गवर्नमेंट बॉन्ड बेच देती है, यानी कि सेल कर देती है। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझना। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई गवर्नमेंट पेपर बेच देती है तो बेचने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को बदले में कैश देना पड़ेगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने उसे कैश दिया क्यों, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रह गया। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा तो क्या होगा, वो पब्लिक को ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगी, पब्लिक को, फर्म्स को, कंपनीज को वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब अगर पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, तो पब्लिक डिमांड भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान कार खरीदना चाहता है लेकिन उसे कार लोन नहीं मिल रहा तो वो कार की डिमांड नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिमांड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जब डिमांड किसी चीज़ की नहीं होती है तो आपकी क्या होगी, आप चीज़ों की कीमतें कम करना शुरू करोगे, यानी कार की प्राइजेस को और कम कर दोगे कि भैया इस प्राइस पे तो लोग कार खरीद नहीं पा रहे हैं, प्राइस कम करके देखें शायद कोई कार खरीद ले। तो इससे क्या होगा, प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, तो इसको हम जो बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है आरबीआई, ठीक है, जो कि काम करता है, एक होता है हमारे पास इसके नीचे कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक डील करता है पब्लिक के साथ, ठीक है ना। तो जब आरबीआई
लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अब आप कहेंगे मैडम इसमें भी तो आपने यही बताया था कि आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दे रहा है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। आप यहाँ पर भी यही बात कह रहे हो, तो दोनों में एक चीज का डिफरेंस है जो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर कमर्शियल बैंक ने अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया है वो दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए अगर लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। और अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है किस शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि अप टू 1 ईयर, तो उस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया? बात वही है, यहां पर भी लोन मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, वहां पे भी मिलता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। अब देखिए फिर से सेम एग्जांपल है कि सपोज करते हैं कि आपकी आरबीआई जो है ना, अब ये देखिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल कर रहा है। महंगाई है सपोज मार्केट में बहुत ज्यादा, और महंगाई क्यों है? क्योंकि लोग जो है ना वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो अब आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पड़ा हुआ पैसा ले लिया जाए, तो कैसे लेंगे आप? या फिर लोगों के पास कम पैसा पहुंचे, कैसे करेगी कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करते हैं पहले 2% दे रही थी, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 10% कर देगी, यानी कि रेपो रेट बढ़ा के 10% कर दिया। तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक कहेगा पहले जो मैं लोन 2% पे ले रहा था अब मुझे उसके लिए 10% देना पड़ेगा, यानी कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, तो भैया मुझे ऐसा लोन नहीं चाहिए। कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, इनके पास पैसा नहीं आएगा तो ये आगे पब्लिक को भी ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगी लोन के तौर पे। तो इससे क्या होगा? पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर डिमांड नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर रेपो रेट डिक्रीज कर दी जाए तो मनी सप्लाई क्या है, अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे कि हमने 2 से 10% किया, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि आपकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होगी तो आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और वाइस वर्सा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब उल्टा, ठीक है। यानी पहले आप दे रहे थे 12%, अब घटा के आपने 10% कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्लियर है? अब नेक्स्ट हम करते हैं रिवर्स रेपो रेट। पहले आप इसका मतलब समझिए। देखिए जब हम वही 3 पार्टीज दोबारा लेते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो पब्लिक को लोन दे दे या वो आरबीआई को लोन दे दे, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है लोन दे रहा है आरबीआई को, ठीक है। अभी तक तो लोन ले रहा था ना आरबीआई से, लेकिन अब आरबीआई को वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आरबीआई को भी कई बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई को लोन दे रहे हो, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्यों? क्योंकि यहां पर भी डीलिंग इन्हीं दोनों में हो रही है, यहां पर भी डीलिंग इन दोनों में हो रही है। रेपो रेट में क्या था कि कमर्शियल बैंक इनसे लोन ले रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, और रिवर्स रेपो में क्या है, कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है उसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं। अब ये काम कैसे करती है वो भी सीख लें। सपोज करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को किसी भी अमाउंट के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का लोन किसी पर्सन को वो दे रहा है और वो 10% पर लोन दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि इनको पब्लिक से एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये, ठीक है ना। 1 लाख का 10%, उसे 10,000 रुपये एज कमर्शियल बैंक को दे रहा है वो एज अ इंटरेस्ट। अब आरबीआई को क्या लग रहा है कि भैया मार्केट में ना पब्लिक के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है और पब्लिक के पास से वो पैसा मुझे खींचना है, लेकिन कमर्शियल बैंक तो मेरे को लोन दे ही नहीं रहा। कमर्शियल बैंक तो लोन दे रहा है पब्लिक को, क्यों? क्योंकि उससे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा कि सपोज आरबीआई पहले अगर लोन ले रहा था 8% पर, अब वो क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। यानी कि वो कहेगा कमर्शियल बैंक को कि अगर तुम मुझे लोन देते हो तो मैं तुम्हें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। तो अब क्या होगा, 1 लाख के ऊपर अगर आप 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो कितना बनता है?
20,000। अब आप मुझे बताइए किस में फायदा है? कमर्शियल बैंक पब्लिक को दे रहा है तो सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है तो 20% के हिसाब से 20,000 मिल रहे हैं। तो वो किसे लोन देना चाहेगा? वो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देना चाहेगा। तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देना स्टार्ट कर देगा, उसके पास पैसा कम बचेगा, इसके पास पैसा कम बचेगा, पब्लिक को वो लोन दे ही नहीं रहा, पब्लिक के पास लोन नहीं आ रहा, यानी कि पैसा नहीं आ रहा। पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड भी नहीं कर पाएगा, डिमांड नहीं कर पाएगा तो चीज़ों के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हम रेट को बढ़ा देते हैं तो हमारी मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए कॉन्सेप्ट है बहुत आसान लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजन ही मैं आपकी दूर कर रही हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो तो बैंक रेट में जाएंगे, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो तो रेपो रेट पे जाएंगे, और रिवर्स रेपो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, और इन दोनों में ही मेन डीलिंग इनकी होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको बताया ही था कि हमारे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उन्हें अपने सारे के सारे पैसे का कुछ हिस्सा एज रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो जब हम आरबीआई के पास अपना कुछ कैश रखवा रहे हैं, जिस परसेंट पर रखवा रहे हैं उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैसे काम करती है? देखिए, अगर आप कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दोगे, बढ़ाने का मतलब अगर अभी आप 8% पर इनको कह रहे हो कि तुम मुझे पैसा दे दो, और मैं लोन नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखना, लोन नहीं ले रहा है आरबीआई, आरबीआई कह रहा है ये कैश तुम्हें मेरे पास रिजर्व रखना ही पड़ेगा, ये मेरी पॉलिसी है। तो अगर ये इसके पास कैश रिजर्व रखवा रहा है 8% पर और इसे बढ़ाकर कर दिया जाए 30%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप पहले किसी अमाउंट का 8% रख रहे थे तो अब उसी अमाउंट का 30% आपको यहां जमा कराना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा कि कम बचेगा, ये सोचिए। अगर मैं आपको बोल देती हूं कि 2 लाख का 8% इसके पास रखवाओ, पहले रखवा रहे थे, और अब कहती हूं कि इसी 2 लाख का 30% इसके पास रखवाओ, तो तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा ना। अगर आप 30% यहां रखवाओगे तो खुद के पास तो कम बचेगा। अब खुद के पास कम बचेगा तो पब्लिक को भी पैसा कम दे पाओगे, पब्लिक को पैसा कम दे पाओगे तो क्या होगा? उनके पास मनी सप्लाई नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो सब जो आपकी प्राइसेस हैं जो बढ़ रहे थे वो घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे तो प्राइसेस कम होने लगेंगे, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सीआरआर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मनी सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है और डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, सिर्फ फर्क क्या है कि कमर्शियल बैंक जो एसएलआर रखते हैं वो अपने पास रखते हैं। सीआरआर क्या था? इसका कुछ हिस्सा आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ रहा था, लेकिन एसएलआर जो होता है अपने पैसे का कुछ परसेंट इन्हें अपने ही पास एज अ डिपॉजिट रखना पड़ता है। ठीक है, तो जिस परसेंट पे वो अपने पास कैश, गोल्ड या सिक्योरिटीज रखते हैं उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। अब ये कैसे काम करती है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर सपोज करते हैं पहले कमर्शियल बैंक्स के पास 10 लाख के एनडीटीएल पड़े हुए थे, ठीक है, तो 10 लाख का एनडीटीएल सपोज करते हैं वो पहले अपने पास कितना रख रहे थे? 20% एज अ एसएलआर 20% रख रहे थे, तो यानी कि उनके पास 2 लाख रुपीज पड़े थे। ठीक है ना, अगर इसका 20% निकालें तो ये बनता है 2 लाख, यानी ये 2 लाख अपने पास रख रहे थे और बाकी 10 लाख में से अगर 2 लाख अपने पास रख रहे थे तो पब्लिक को 8 लाख का लोन दे पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर इस एसएलआर को बढ़ाकर 40% कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। अब पहले मैं 10 लाख में से 8 लाख एज अ लोन दे पा रही थी, अब कितना दे पाऊंगी? 10 लाख में से अगर 4 लाख मैंने खुद के पास रख लिया तो आगे लोन सिर्फ मैं 6 लाख का दे पा रही हूं, यानी कि मेरे पास पैसा कम बच गया। अगर मेरे पास कम पैसा बचा तो पब्लिक के पास भी कम आएगा, अगर पब्लिक के पास पैसा कम आया तो वो डिमांड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहेगी।
ठीक है, डिमांड नहीं कर पाओगे तो चीज़ों के प्राइसेस अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है अगर हम SLR के परसेंट को बढ़ा दें, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमने अगर इसको बढ़ाया SLR को, तो मनी सप्लाई जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है एंड डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है एंड इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? टॉपिक समझ आया आपको? अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसका सेकंड पार्ट जो है दैट इज क्वांटिटेटिव, ये हमने क्वांटिटेटिव किया, अब हम करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स, वो मैं अपनी सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, आप उसे जरूर देखना। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।